पिछले कुछ अरसा में मिडल ईस्ट में 3 इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स हुई हैं, जिनमें चीन की कोशिशों से सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात का बहाल होना, सऊदी अरब का शंघाई तंजीम के साथ मुंसलिक होना और रूस की कोशिशों से सऊदी अरब और शाम के सफारती ताल्लुकात की बहाली। मशरिक़ वुस्ता में सऊदी और ईरानी ब्लॉक और उनसे जुड़ी सख्त दुश्मनी कोई नई बात है और ना ही कोई राज, मगर क्या ये सच लगता है कि चीन की सालसी ने इन दोनों के दरमियान सदियों पर मुहित तलखियां अचानक से ख़त्म करवा दी हैं और अब अमेरिका शायद इस खित्ते से मुंह बनाता और अपनी शिकस्त तस्लीम करता निकल जाएगा। ये बात चीन समेत कई ममालिक का अल्टीमेट गोल तो हो सकता है, लेकिन शायद हनूज दिल्ली दूरस्त। वो कैसे, ये एक सवाल भी है और इसीलिए चंद अहम हकायक इस सारे खेल को मुख्तलिफ शक्ल में सामने लाते हैं, जिसमें हर मुल्क अपनी चालें चलता दिखाई देता है। मिडिल ईस्ट दुनिया की ताकतों के लिए जोर आजमाई करने का एक उम्दा रीजन बन चुका है। ऑयल सप्लाई के हवाले से भी ये खिता बहुत ही अहम है। तो क्या सऊदी अरब और ईरान का करीब आना अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचाएगा, और क्या चीन यहाँ पर बिना किसी दूसरी सुपर पावर के मुआशी, सिक्योरिटी और सियासी पोजीशन अपने हक में कर लेगा, और किस हद तक सऊदी अरब और ईरान भी अपनी चालें निहायत चालाकी से चलते दिखाई दे रहे हैं। 2001 में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा हुआ था, जिसके मुताबिक 10 साल तक दोनों ने कोई भी अमली तनाज़ा खड़ा करने से इज्तनाब किया। लेकिन चीन की सालसी में होने वाले हालिया मुआहिदे और 2001 के मुआहिदे में एक बड़ा फ़र्क पैदा हुआ है। इस सारे मामले के 4 बड़े स्टेक होल्डर्स बनते हैं, यानी चीन, सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका। और मिडिल ईस्ट में जारी गेम को समझने के लिए यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इन चारों ममालिक के मफादात किस तरह एक दूसरे से जुड़ते हैं और किस तरह आपस में टकराते हैं, और कौन सा प्लेयर इस सारी गेम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की पोजीशन में है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस पिछले 10 सालों में कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के डेटा के मुताबिक 2008 से 2022 तक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के ममालिक सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत और डिजिबूटी में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाया है। बल्कि इन ममालिक का असलहा की खरीदारी के लिए भी अमेरिका पर इन्हिसार बढ़ गया है। जैसा कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और ओमान के 56% जंगी जहाज़ अमरीकी हैं और बाकी के फ्रांस से खरीदे गए हैं, जबकि जंगी जहाज़ों में रूस और चीन का हिस्सा 0 है। इसके अलावा सऊदी अरब के वेपन सिस्टम्स में 75% का सप्लायर अमेरिका है। सिक्योरिटी मामलात के अलावा दो तरफा मुआशी और सियासी ताल्लुकात को मजबूत रखने के लिए पावरफुल लॉबीज काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब में सिक्योरिटी के हवाले से मिडिल ईस्ट अमरीकी ज़ेरे असर से निकलता दिखाई नहीं देता। अमेरिका, भारत, यूएई और इसराइल के दरमियान मुआशी और सियासी अलायंस I2U2 इस रीजन में अमरीकी पोजीशन को कमज़ोर नहीं बल्कि रेलिवेंट रखता है, जबकि भारत जिस तेज़ी से तीसरी बड़ी मुआशी कुव्वत बन रहा है, वो भी जल्द इस रीजन में अपना हिस्सा क्लेम करता दिखाई देगा। तहम पिछले कुछ सालों में अमेरिका की जानिब से मिडिल ईस्ट और ख़ुसूसन सऊदी अरब के बारे में दिए जाने वाले बयानात और सऊदी अमरीकी ताल्लुकात के उतार चढ़ाव ने दो तरफा ताल्लुकात में दरारें डाली हैं, जिसे पुर करने के लिए चीन पहले से ही अपनी कोशिशों में मसरूफ़ है। दरअसल चीन इस खित्ते में 2 दहाइयों से अपना सियासी और मुआशी असर व रसूख बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। हालांकि चीन सिर्फ ये दावा करता रहा है कि वो मिडिल ईस्ट में सिर्फ मुआशी स्पेस चाहता है, ना कि सियासी और मुआशी दोनों, और ना ही चीन इस खित्ते में फौजी असर रसूख बढ़ाना चाहता है। 2001 से अब तक चीन की मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट $260 बिलियन तक पहुंच चुकी है, जबकि अमेरिका की इन्वेस्टमेंट $120 बिलियन से कम होकर $82 बिलियन रह गई है। हम सब जानते हैं कि ये सरासर डिसेप्शन है, क्योंकि रियासतों के दरमियान मुआशी ताल्लुकात सियासी इंगेजमेंट्स का रास्ता हमवार करते हैं, जो फिर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन तक जाते हैं। इसलिए
मिडल ईस्ट में चीन का मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी किरदार जो बढ़ता दिखाई देता है, वो इस खित्ते में अमेरिका की मुआशी मफादात के अलावा एनर्जी और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के लिए एक संजीदा मसला बन सकता है। इसके साथ चीन ने खुद को कामयाबी से अमेरिका के मुतबादिल एक पीस मेकर के तौर पर पेश किया, जिससे चीन मिडल ईस्ट में अमेरिका के किरदार को अमेरिकी इत्तेहादियों की नज़र में कम कर सकता है, जो यकीनन चीन की सियासी और मुआशी फतह होगी। और साथ ही चीन इस रीजन में अपना सियासी और मुआशी असर व रसूख बढ़ाकर तीसरी मुमकिना मुआशी ताकत भारत के लिए भी तजारती मुश्किलात पैदा करने की पोजीशन में आ जाएगा। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होने से इस रीजन में तेल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखना मुमकिन होगा, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा चीन को होना है, क्योंकि चीन सऊदी अरब और ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और चीन को अपनी मईशत को संभाले रखने के लिए तेल की सप्लाई में कोई भी रुकावट नुकसानदेह होती रही है, जो अब नहीं होगी। इसके अलावा चीन का बतौर रियासत अवाम पर सख्त कंट्रोल का मॉडल मिडल ईस्ट के ममालिक को भी सूट करता है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की जानिब से इन ममालिक में प्रोजेक्ट्स लगाने की शराइत में अवाम के बुनियादी हकूक़ को यकीनी बनाना और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ पर जोर देना भी एक नापसंदीदा अमल है। इस सारे सिनेरियो में सऊदी अरब दूसरे बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर कामयाब होता दिखाई दे रहा है। ईरान के साथ बेहतर होते ताल्लुकात से सऊदी अरब खित्ते का हॉट टेम्परेचर कम करने में कामयाब हुआ है। सऊदी अरब पिछले कुछ अरसा से एक रवायती और तारीखी मजहबी रियासत से खुद को बाहर निकाल कर मुल्की सियासत और मईशत को डाइवर्सिफाई कर रहा है, जिसके लिए खित्ते में सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात नॉर्मल होना ज़रूरी है। इस सब के साथ सऊदी अरब दुनिया को तेल की सप्लाई बिला तातुल जारी रखना चाहता है, जिसके तसलसल के साथ मुनाफा कमाने के साथ दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट मुल्क में लाना आसान होगा। इसके अलावा अब सऊदी अरब मिडिल ईस्ट की सियासत में खुद को अमरीकी असर रसूख से भी बाहर निकालने की कोशिश करता दिखाई देता है, जिससे इस खित्ते की सियासी और मुआशी अहमियत एक नया मोड़ ले रही है। सऊदी अरब के लिए चीन इस वक्त इकनॉमिक पार्टनर के तौर पर अमेरिका से कहीं ज़्यादा अहम है, यानी चीन सऊदी अरब और ईरानी तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है और अब सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी, जबकि अमेरिका सिर्फ सऊदी अरब से तेल खरीदता है और वो भी बहुत कम मिकदार में। सऊदी अरब ने इसराइल के साथ मुस्तकिल ताल्लुकात कायम करने के लिए अमेरिका के सामने चंद शराइत रखी हैं, जिनमें अमेरिका की जानिब से सिक्योरिटी गारंटी के साथ सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम तामीर करने में मदद देने का मुतालबा भी शामिल है। ये अमेरिका के लिए बहुत ही पेचीदा मामला है, जिस पर सऊदी अरब पिछले कुछ अरसा से काफ़ी एग्रेसिव अंदाज में सियासी चालें चल रहा है और शायद इन बदलते सियासी मंजरनामे में चीन की अमलदारी अमेरिका को सऊदी शराइत मानने पे मजबूर भी कर दे। तो सोचने की बात यह है, इस सब में ईरान के लिए क्या निकलता है। दर हकीकत मौजूदा सख्त हालात में जहाँ तक ईरान के फ़ायदे की बात है, एक जानब अमरीकी और इसराइली हुकाम सर जोड़ के बैठे हैं कि कैसे ईरान को जौहरी ताकत के हसूल से रोके, जो इस वक्त यूरेनियम एनरिचमेंट के 83.7% पर पहुंच चुका है और जौहरी हथियार बनाने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल 90% चाहिए, जो अब ज़्यादा दूर नहीं। तो मौजूदा मुआहिदा शायद ईरान को ये फ़ायदा दे कि सऊदी अरब और इसराइल के बढ़ते ताल्लुकात को थोड़ा पैसिफाई किया जा सके और मुस्तकबिल में शायद ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की किसी भी तरह की फ़ौजी कार्रवाई में सऊदी अरब ईरान के लिए बेहतर किरदार अदा कर सके। अरब स्प्रिंग 2011 के बाद से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जारी कोल्ड वॉर के बायस दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ कई महाजों पर प्रॉक्सी वॉर में शामिल हैं, जैसा कि यमन, शाम, लबनान और इराक में दोनों ममालिक एक दूसरे के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने माली अखराजात बहुत बढ़ा चुके हैं, जो ईरान की मईशत पर एक बोझ है। ये अब कम हो सकता है। इसके अलावा ईरान के लिए ओमान, कतर और यूएई के साथ तिजारत करने और सफारतकारी का माहौल साजगार हो जाएगा, जो ईरान की गिरती मईशत को सहारा देगा। ताहम माजी की तरह ईरान
اس ریجن میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے عزم میں اور نیوکلیر طاقت کے حصول میں موجودہ صلح نامے پر کتنی دیر قائم رہتا ہے، اس پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ماضی گواہ ہے کہ جب پہلے بھی ایسے معاہدے کیے گئے وہ ایران کی جانب سے توڑے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا لبنان، عراق اور یمن میں باغی گروہوں اور جماعتوں کو ایران کی جاری امداد رک جائے گی یا نہیں، اور اگر ایران وہاں ایسا نہیں کرتا تو چین کی جانب سے کیا گارنٹی سعودی عرب کو دی گئی ہے، یہ ابھی تک واضح نہیں ہوا۔ تو یہ غیر یقینی صورتحال اب بھی برقرار رہے گی جو کسی بھی وقت امریکہ کے حق میں جا سکتی ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ بائیڈن حکومت اس وقت سعودی عرب اور ایران دونوں کے لیے ناپسندیدہ ہے، لیکن پھر بھی وقتی طور پر شاید یہ کہنا ممکن نہیں کہ چین نے مڈل ایسٹ کی سیاسی بساط میں کوئی بڑا مارکہ مار لیا ہے۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ چین کے حالیہ کردار سے اب سیاسی اور سیکیورٹی کا کھیل اس ریجن میں مزید دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ مڈل ایسٹ میں ان نیو ڈیولپمنٹس پر حتمی رائے دینا شاید ابھی ممکن نہیں، لیکن اس موجودہ صورتحال میں سٹیک ہولڈرز کی معاشی، سیکیورٹی اور سیاسی پوزیشن کس قدر مستحکم ہوئی ہے اور کس قدر مشکل، ان پر ایک نظر ڈالنے سے بہت حد تک مڈل ایسٹ کے اہم ممالک اور اس ریجن میں سپر پاورز کی آپسی لڑائی واضح ہو جائے گی۔ بحر عرب اور بحر ہند میں سیکیورٹی صورتحال اور معاشی نقل و حمل کی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق امریکہ کو یہاں سے مستقبل قریب میں نکالنا یا بہت حد تک کمزور کرنا شاید ممکن نہیں، لیکن ان اقدامات کو ریجن میں ری بیلنسنگ آف پاور کی جانب مؤثر پیش قدمی ضرور کہہ سکتے ہیں۔